24 घंटे से भारत के कुछ तथाकथित डिजाइनर पत्रकार, बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो हमारी ये खबर से तिलमिलाए हुए हैं, बड़े गुस्से में हैं। और ये तिलमिलाहट इसलिए है क्योंकि हमने कल डीएनए में एक ऐसी साजिश के बारे में देश को बता दिया था जो साजिश वर्षों से चल रही थी। जम्मू में जमीन जिहाद वाली हमारी खबर पूरे देश में जबरदस्त उसकी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन इस चर्चा से वो पत्रकार और वो बुद्धिजीवी चिढ़ गए जो पिछली सरकारों में दरबारी बने हुए थे और खुद को बड़े बड़े पुरस्कार दिलवा रहे थे। दरबारों के भरोसे अपनी नौकरी और अपना रोजगार चला रहे थे। ऐसे दरबारी पत्रकार खुद सच को छुपाते रहे हैं, आप लोगों को झूठ दिखाते रहे हैं इतने वर्षों तक, लेकिन अब सच दिखाने पर हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये पत्रकार अब हमें पत्रकारिता का पाठ सिखा रहे हैं, इसलिए आज डीएनए में इनकी बात करना भी जरूरी है। कल हमने आपको ये दिखाया था कि देश के बेहद संवेदनशील राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में अगर एक कानून को ही जिहाद का हथियार बना लिया जाए तो क्या देश को इस पर चिंता नहीं होनी चाहिए? जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। ये उन लोगों के लिए है जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो धार्मिक कट्टरता को फैला रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान की आईएसआई से मिले हुए हैं। जो ये उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर देश के लोगों को भड़का रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। क्या हमें उन्हें एक्सपोज करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हमने कल के डीएनए का यह हिस्सा इसलिए आपको दिखाया क्योंकि उन दरबारी पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का पूरा एजेंडा ध्वस्त हो सके जो जिहाद का नाम लेने से चिढ़ गए। इन्हें हिंदू आतंकवाद से तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर देश के खिलाफ जिहादी साजिश का सच कोई बताए, जिहाद का नाम कोई ले ले, तो ये हमारे खिलाफ कैंपेन चलाने लगते हैं। असल में इनका मकसद ये होता है कि ये जिस असली खबर की चर्चा चल रही है वो दब जाए, क्योंकि हम वो खबर लेकर आए थे जिस पर कोई बात नहीं करता, जो खबर मीडिया के एजेंडे को सूट नहीं करती, इन दरबारी पत्रकारों को सूट नहीं करती, जिनमें ऐसी खबरें दिखाने की हिम्मत तो दूर, ऐसी खबरों का सच छुपाने में वो हमेशा लगे रहते हैं। सोचिए, जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि 1970 से ये सब हो रहा है। हमने तो 2001 में आए रोशनी एक्ट जैसे कानून का फायदा उठाकर रची गई साजिश की बात की थी। इस पर पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई और हैशटैग जमीन जिहाद ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। 30,000 से ज्यादा ट्वीट्स आए इस हैशटैग के साथ। 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। हमारी इस खबर पर हौसला बढ़ाने के लिए प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तो डीएनए की इस खबर से दरबारी पत्रकारों को बड़ी गहरी चोट लगी, इसलिए वो हमारे खिलाफ एजेंडा चलाने लगे। लेकिन इन्हें यह पता होना चाहिए कि हम सच दिखाते हैं, सच छुपाते नहीं। हम दिल्ली में बैठकर नहीं, दूर दराज से खबर निकाल कर आते हैं और उन खबरों का पीछा भी करते हैं। जम्मू में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और रोशनी एक्ट की आड़ में जमीन जिहाद की साजिश वाली खबर में अब एक अपडेट भी है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल की बेंच ने आज रोशनी एक्ट घोटाले में जम्मू कश्मीर प्रशासन को कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने 18 मार्च तक घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित विभागों से मांगे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दस्तावेज नहीं दिए गए तो यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा जांच करने के लिए। यहां आपको यह बड़ी बात भी बता देते हैं कि जब जम्मू में जंगल और नदियों पर खुलेआम अवैध कब्जे किए जा रहे थे, तब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको याद होगा, वर्ष 2016 में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली में यमुना के किनारे एक कार्यक्रम किया था जिस पर काफी विवाद हुआ था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग से 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। जिस जगह पर
ये कार्यक्रम हुआ था, आज उस जगह के ठीक सामने यमुना के किनारे खुलेआम अवैध कब्जा करके मकान बन रहे हैं। यहां पर आपको एक पुरानी बात बताते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाई.के. सबरवाल थे, तब उन्होंने तमाम एजेंसियों को बुलाकर यमुना के किनारे किसी स्मारक निर्माण की सहमति बनाई थी। अगर ये ना हुआ होता तो आज यमुना के किनारे आप जो अक्षरधाम मंदिर देखते हैं, ये जमीन भी अवैध कब्जे का शिकार हो जाती। सही समय पर यहां पर अक्षरधाम मंदिर बन गया तो ये जमीन बच गई, वरना ये जमीन भी, इस पर भी अवैध कब्जा हो चुका होता। लेकिन अब ये पूरी जो जमीन है, जिसमें जम्मू में हम जो बात कर रहे हैं, जो कि वन विभाग की जमीन होनी चाहिए, जो नदी के किनारे जमीन है, इस पर एनजीटी को अपना दावा पेश करना चाहिए और एनजीटी को इस पर एक्टिव होना चाहिए और इस जमीन को खाली करवाना चाहिए। हमने कल जिहाद की बात की थी, इसलिए आज आपको इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। इस्लाम को मानने वालों के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, कुरान और हदीस। कुरान में मोहम्मद साहब के उपदेश हैं, लेकिन इसमें इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद हदीस लिखी गई। हदीस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रिपोर्ट। हदीस के कुल 6 संग्रह हैं। कुरान में जिहाद का अर्थ है तपस्या, लेकिन हदीस में जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। गजवाए हिंद का उल्लेख भी पहली बार हदीस में ही आता है और गजवाए हिंद भी एक प्रकार का जिहाद ही है। गजवाए हिंद का अर्थ है एक ऐसा युद्ध जो मोहम्मद साहब के निर्देश के मुताबिक लड़ा जाए। इस मान्यता के अनुसार हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि दुनिया भर में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा बंद होने के बाद ही दुनिया में इस्लाम का राज कायम हो सकेगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, यानी भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा होती है। इसलिए भारत के हिंदुओं का जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा, तब तक गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। इस मानसिकता के अनुसार गजवाए हिंद तभी संभव है जब या तो भारत के कई टुकड़े हो जाएं या फिर भारत पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बन जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको अलग अलग किताबों में, साहित्य में और हदीस में लिखा हुआ मिलेगा। भारत में 2 नेशन थ्योरी और इस्लामिक राष्ट्र की विचारधारा इसी मानसिकता का नतीजा है। और मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं। मेरे पास एक किताब है जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यहां से इस समय मेरे हाथ में जिहाद के इतिहास पर लिखी गई एक मशहूर किताब के कुछ हिस्से हैं। इसके लेखक हैं रॉबर्ट स्पेंसर। उन्होंने भारत में जिहाद की साजिश को लेकर जो लिखा है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। यह 2018 में पब्लिश हुई थी और इसमें उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी के हवाले से लिखा है। Barney recounted they proceeded to a nearby island where nearly 10,000 men in Jajnagar had taken refuge with their women, children, kinsmen and relations. But the Muslims transformed the island into a basin of blood by the massacre of the unbelievers. ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ये इसी किताब के कुछ अंश मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। आगे लिखते हैं, The seeds of the partition were planted with the first jihad invasion of India in the 8th century, which was a manifestation of Islam's hatred of and contempt of the infidels. फिर आगे लिखा है, The proponents of jihad and Sharia backed the partition. Partition मतलब भारत का partition, because it was unacceptable to them for Muslims to live under infidel rule. इन्फिडल रूल से उनका मतलब है कि जो काफिरों का शासन है, इस्लाम से बाहर का अगर किसी का शासन है तो उसे काफिरों का शासन माना जाता है और ये काफिरों के शासन में रहना उन्हें स्वीकार नहीं है। ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। और इसलिए हम आपको जो जिहाद की बात हो रही है, गजवाए हिंद की जो बात हो रही है, वो आज की, कल की या कुछ साल पुरानी नहीं है, वो पहले से चला आ रहा है। भारत के पार्टीशन जो हुआ, यानी भारत का जो बंटवारा हुआ, उसके पीछे भी यही सोच थी। गजवाए हिंद पाकिस्तान का सपना है और वहां के कट्टर मौलवी, आतंकवादी और सेना अक्सर भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की धमकी देते रहते हैं। वर्ष 710 तक भारत में इस्लाम का नामो निशान नहीं था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करके पहला इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश अगले 1200 वर्षों तक चलती रही, जिसे आज भी कई लोग जिहाद का नाम देते हैं।
आज जिहाद की इसी विचारधारा को मानने वालों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ने लगी है और आज भारत के ही कई बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार लिबरल होने के नाम पर इसी जिहादी विचारधारा के साथ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर। जबकि ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता वहां है जहां सारे धर्मों को एक साथ माना जाए, एक साथ सबका सम्मान किया जाए। और आज हम आपको ये जो एजेंडा जो चल रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, किसी धर्म को मानने वालों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। कोई भी शांति पसंद व्यक्ति जो किसी भी धर्म को मानता है, हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये उनके खिलाफ है जो इस देश को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। और अगर कोई साजिश हो रही है और उस साजिश का खुलासा हम देश के सामने कर रहे हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई। आज राज्यसभा में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने यह मान लिया कि नया नागरिकता संशोधन कानून से देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। यह कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए और सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह के सवाल पर कांग्रेस के सांसद कपिल सिब्बल ने नए नागरिकता कानून को लेकर क्या कहा। मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है। सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं सिब्बल साहब, मैं बता पहले जब कहे तो बताइए। मैं सीएए की बात कर रहा हूं। नाम लेने से क्या? मैं सीएए की बात। आप बैठे ना। बेटी गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा। हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात तो सुन। मान्यवर मेरी बात गुलाम नबी साहब खड़े करते हुए कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल। बात तो सुनिए मेरी। एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा। ये भी बता देता हूं। उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल। उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब। तो आपने देखा कपिल सिब्बल खुद ये मान रहे हैं कि नागरिकता कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही। और गृह मंत्री ने आज संसद में यह भी साफ किया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर में किसी से भी कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। यानी हमारे देश के जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनके एक गठबंधन ने देश में गलतफहमी पैदा करके डर का ऐसा माहौल बना दिया जिसका कोई आधार था ही नहीं। तो अब सवाल यह है कि जब किसी की नागरिकता खतरे में नहीं है, जब कुछ होने ही नहीं जा रहा है, तो इसके विरोध में इतने धरने प्रदर्शन क्यों किए गए, शाहीन बाग क्यों बनाए गए, हिंसा क्यों हुई, दंगे क्यों फैलाए गए, और क्या यह मान लिया जाए कि शाहीन बाग सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी। अब यह तस्वीर आप देखिए, जब मैं शाहीन बाग गया था, जब किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, जो कि अब कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं, तो फिर ये सारे विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे थे, किसके लिए ये हो रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है जिसके साथ आज हम आपको छोड़कर जा रहे हैं।